हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, एंशियंट हिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला टॉपिक है जिसमें हम मॉर एम्पायर की बात कर रहे थे। और मॉर एम्पायर को भी हमने 3 पार्ट में बांट के रखा था। पहला और दूसरा पार्ट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अगला ये तीसरा पार्ट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। जैसे कि प्राचीन काल में जब कभी संकट काल आता था, कोई भी इमरजेंसी ऐसी आती थी, तो उस समय जो अनाज है उसको उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कौन सा शाही आदेश था? ऑप्शंस आपके हैं, सोहगौरा ताम्रपत्र, रुम्मनदेई का स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति और चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, शाहगौरा कॉपर प्लेट या सोहगौरा का ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले के पास से जो ये मिला है, ये कहाँ से मिला है? गोरखपुर जिले से प्राप्त जो ताम्रपत्र है, जिसे कि शाहगौरा नाम से भी जाना जाता है, ये एक मौर्यकालीन अभिलेख है जिसमें एक शाही आदेश का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि जब भी कभी अकाल आएगा या कोई संकट काल का समय आएगा तो उस समय उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्न को सुरक्षित रखें, ताकि उस समय जब इमरजेंसी हो या कोई ऐसा आपातकाल हो तो हम उस अनाज का यूज कर सकें। ऐसा शाही आदेश आपका सोहगौरा ताम्रपत्र पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शंस आपके हैं, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो था इसे सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। इसे सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था भारत। और जो मेगास्थनीज था ये काफी समय तक मौर्य दरबार में रहा और उसने जो भारत है और चंद्रगुप्त मौर्य है इनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। और जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। जो इसकी पुस्तक है जिसमें इसने भारत का और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया है उसका नाम है इंडिका। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आए, ड्यूरिंग व्हिच रूल डिड मेगास्थनीज कम टू इंडिया। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? देखिए वैसा ही सेम क्वेश्चन है, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और कुमारगुप्त। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से अलग अलग रूप में पेश करके पूछा जाता है एग्जामों में। तो आपको जब फैक्ट्स पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, किस टाइप से भी पूछ ले, आपको उसके आंसर देने ही देने हैं, आराम से आप आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? दास्ता का मतलब है लोगों को गुलाम बनाकर रखना। तो ये ऐसा किस में उल्लेख है कि प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया में दास्ता का प्रावधान नहीं था? ऑप्शंस आपके हैं, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका और वायु पुराण। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी इंडिका, इसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा और साथ ही साथ उसमें यह भी बताया कि दास्ता जैसी कोई भी वहां पे रूढ़िवाद कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई भी ऐसा जो है प्रचलन नहीं था कि लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाए। ऐसी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था?
विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमिकस और प्लिनी। तो साथियों इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जैसे कि हम अभी बराबर बात करते भी आ रहे हैं, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मौर्यन किंग्स दे डेवलप्ड? इनमें से कौन से कथन मौर्य वंश के राजाओं के लिए सही है? उन्होंने क्या क्या डेवलप किया? जैसे कि कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के, प्रोविंशियल डिवीजन, प्रांतीय व्यवस्था, किंगशिप टू हिंदकुश, हिंदकुश तक शासन। तो इसमें से ऑप्शन दे रहा है आपको, ओनली ए सही है, ओनली बी सही है, ए बी सी सही है, या फिर ए सी डी सही है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ए, सी और डी। ये तीन चीज़ें मौर्य शासकों ने डेवलप करी है, चाहे कल्चर, आर्ट और लिटरेचर की बात रही हो, हिंदकुश तक शासन की बात रही हो, या प्रांतीय व्यवस्था की बात रही हो। जैसे कि कहा गया कि जो मौर्य सम्राट थे, इन्होंने संस्कृति, कला एवं साहित्य में के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही अशोक के अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों, उनमें जो है वो 5 प्रांतों के नाम मिलते थे। और साथ ही साथ एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है स्मिथ। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार जो हिंदकुश पर्वत था वो भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, जो कि मौर्य काल के समय में थी। तो इस प्रकार से ये भी सही हो जाएगा। लेकिन बात करें सोने के सिक्कों की, तो जो सोने के सिक्कों का प्रचलन है इसका श्रेय जाता है इंडो ग्रीक शासकों को। सोने के सिक्कों के प्रचलन का जो श्रेय जाता है वो जाता है इंडो ग्रीक शासकों को। जो इंडो ग्रीक के राजा हुए उन्होंने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। तो इस प्रकार से जो मौर्य काल के शासकों के बारे में जो है उन्होंने क्या क्या डेवलप किया, तो उसके अकॉर्डिंग ए, सी और डी सही हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर? मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन आपके हैं अग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष और अक्राध्यक्ष। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष जो होता था कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, और उसी का कार्य होता था कि वो भूमि कर वसूले, सभी लोगों से भूमि कर वसूलने का कार्य जो करता था वो सीताध्यक्ष करता था। बात करें अग्रोनोमोई की, तो अग्रोनोमोई का कार्य होता था एक प्रकार से ये जिले का अधिकारी होता था, जिले का अधिकारी, जैसे कि रोडें बनवाना, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते थे? अग्रोनोमोई के अध्यक्ष। जो शुल्काध्यक्ष होता था ये व्यापार कर वसूलता था, और जो अक्राध्यक्ष होता था इसका काम होता था जो खाने होती हैं, माइंस, माइन से रिलेटेड जो भी आपका रेवेन्यू होता था, सारी चीज़ें वो अक्राध्यक्ष के अंतर्गत आती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाग एंड बाली वर, भाग एवं बलि थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, सैनिक विभाग, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, राजस्व के स्रोत, रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक अनुष्ठान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, प्रशासकीय विभाग। तो साथियों इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि जो है वो प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, और अर्थशास्त्र में ये जानकारी भी मिलती है कि राजा जो हुआ करता था वो भूमि का मालिक होता था, और जो भी भूमि में उत्पादन होता था, जो भी आपका उत्पन्न, जो अनाज हो, कुछ भी हो, जो भी उत्पन्न होता था, उसके एक भाग का अधिकारी वो राजा स्वयं होता था, और इस कर को भाग कहते थे। जो राजा को दिया जाता था एक भाग, उसे भाग कहते थे, और इसी प्रकार जो बलि भी था वो भी एक राजस्व का स्रोत था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टीज, हिस्टोरीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग?
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शंस आपके हैं श्रावण, परिव्राजक, अग्रहारिक और मागध। साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में चाहे इतिवृत्त हो, राजवंशी इतिहास हो या वीर गाथाओं को कंठस्थ करने से संबंधित हो, ये सारी चीजें जो है ये मागध व सूत वर्गों के अंतर्गत आती थी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शंस आपके हैं जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में, मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि जिसकी पत्नी मर गई हो वो तो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन कोई भी विधवा यानी कि जिसका पति मर गया हो वो ऐसी स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। ये जानकारी हमें मिलती है मनुस्मृति के 38वें खंड से। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द लास्ट मौर्य एम्परर वाज? अंतिम मौर्य सम्राट था जालोक, अवंतिवर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी सम्राट था वो बृहद्रथ था। इस प्रकार से जितने भी मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इवन ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आपके पूछे गए हैं, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके पहले दूसरे पार्ट भी आपके हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे जिनमें सारे क्वेश्चंस की बात की गई है और अच्छे से डिस्कस किया गया है। साथ ही बात करते हैं कि जो लोग जैसे चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।